तो चलो यार, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग। डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग। जो भी मैंने आपको पिछला पार्ट कराया था थ्योरीज ऑफ फेलियर वाला, वो डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार यही बात कर लेते हैं कि लोडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये तो आप शायद जानते ही होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक लोडिंग का क्या मतलब होता है? जो लोड अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में ना चेंज करे, ठीक है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है कि वो लोडिंग जो कि टाइम के साथ अपना डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों बोथ एक साथ चेंज करे, ठीक है। तो स्टैटिक लोडिंग के लिए हम लिख सकते हैं डजंट changes its direction or magnitude with respect to time, ठीक है। डायनेमिक के लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो डायनेमिक लोडिंग की मैं आपको एक ब्रीफ डेफिनेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी। तो इसको हम लिखेंगे लोड एक्टिंग on mechanical component which changes its direction or magnitude or both with respect to time, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डायनेमिक लोड का एक और नाम है जिसका नाम है फटीग लोड, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी टर्म्स होती हैं, फटीग लाइफ, फटीग एक सिंगल अकेले वर्ड का भी एक मीनिंग है, ठीक है। तो ये सब हम बाद में करते हैं, पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि डायनेमिक लोड से मेरा मतलब क्या है। लेट्स से ये एक मेंबर था, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, यहाँ पे कोई स्ट्रेस एक्टिवेट एक्ट हो रहा है जिसका नाम है सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक लोड था, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि ये शुरू के कुछ टाइम के लिए सिग्मा था, बाद के कुछ टाइम के लिए ये माइनस सिग्मा हो गया। लेट से ये शुरू के कुछ टाइम के लिए सिग्मा था, बाद के टाइम के लिए ये सिग्मा बाई 2 रह गया। फिर से सिग्मा हुआ, फिर सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 हुआ, फिर सिग्मा हुआ, फिर सिग्मा बाई 2 हुआ। ऐसे ही पहले सिग्मा था, बाद में मान लीजिए माइनस सिग्मा बाई 3 हो गया, ठीक है। तो इससे ये होता है हमारा डायनेमिक लोड, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करे, या फिर साइमल्टेनियसली दोनों भी कर सकता है या एक एक करके भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हुए, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हुए। फ़र्क इतना था कि इसमें जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों का सेम था, ठीक है। सॉरी, तो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। इसमें डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो गया, ठीक है। तो जो इनका हमारा रिप्रेजेंटेशन पर्पस होता है, मतलब जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल लोडिंग का, वो हम करते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें फर्स्ट एंड द मोस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा कम्प्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग, कम्प्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। इसका नाम है हमारा कम्प्लीटली, अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, पहले बात करते हैं कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। ये हमारा पहला है, ठीक है। कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? लेट्स से ये हमारा टाइम है, ये हमारा सिग्मा है। तो कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कुछ ऐसा जाता है जिसमें सिग्मा मैक्स और ये है हमारा सिग्मा मिनिमम, ठीक है। तो इसमें जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ सिग्मा मिनिमम के इक्वल होती है, यानी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है। यानी अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ये कोई मशीन मेंबर है, इस पर फॉर फर्स्ट सेकंड हमारा जो लोड लग रहा है वो 100 मेगा पास्कल का लग रहा है, और दूसरे ही अगले सेकंड -100 मेगा पास्कल का लग रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव, ये टेंसाइल, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये हमारा कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अगले की बात करते हैं, तो वो हमारा रिपीटेड स्ट्रेस,
ये सब कॉपी में लिखते चलिए, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और यार इतना भी याद नहीं रख पाए तो यार तैयारी छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। रिपीटेड स्ट्रेस में हमारा कुछ नहीं होता, बस जो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है। ये दिस इज़ योर सिग्मा मैक्स, ये आपका सिग्मा टी का ग्राफ है, ठीक है। रिपीटेड स्ट्रेस में जो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है वो समथिंग 0 हो जाती है। समथिंग क्या मतलब 0 ही हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा ग्राफ थोड़ा देख लीजिए, तो ये भी 0, तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे 0 रहती है, ठीक है। थर्ड इज़ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। ये जनरलाइज्ड होता है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड टर्म्स में हम इसकी बात करते हैं क्योंकि ये लगभग बाकी के जो भी आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं सबको दिखाता है, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ हमारा बनता है, सिग्मा टी का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा आता है। ये हमारा सिग्मा मैक्स एंड दिस इज़ योर सिग्मा मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ये हमारा जनरलाइज्ड होता है। लास्ट हमारा है ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस में क्या होता है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन मैग्नीट्यूड बदल जाता है, ठीक। वो डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक है। तो लेट्स से ये कुछ ऐसा, तो ये जो सिग्मा मैक्स है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा मिनिमम के इक्वल नहीं है, इसे हम ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो यार एक और टर्म आता है जिसका नाम है स्ट्रेस साइकिल। आपको इसकी डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या होता है। स्ट्रेस साइकिल का मतलब जहाँ पूरी एक साइकिल जिसमें वो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करके दिखा दे, वो मतलब अगर आपको इतना पार्ट मिल गया तो आप आगे का उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेस साइकिल होती है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। इसकी हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो यार कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा मैक्स का मतलब हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, ठीक है। सिग्मा मिन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा मिनिमम स्ट्रेस है, ठीक है। सिग्मा मिनिमम का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि ये नेगेटिव में चला जाए। सिग्मा मिन का मतलब है कि वो मिनिमम स्ट्रेस है, ठीक है। अगर 100 से 50 अगर वेरी स्ट्रेस कर रहा है आपका, तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन स्ट्रेस। फर्स्ट, मीन स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता होगा कि मीन तो सिंपल आपको पता होगा, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एम से। तो सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। और जब आप इसकी डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग में जाएंगे, जब मैं आपको सोडरबर्ग क्राइटेरिया वगैरह बताऊंगा, गुडमैन क्राइटेरिया वगैरह बताऊंगा, तो उसमें ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ग्राफ में, ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यूज़ वगैरह सब अच्छे से याद होनी चाहिए। और कई बार गेट में सिर्फ क्वेश्चन टर्मिनोलॉजीज़ पे ही आ गया, डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ पे आ गया, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, दूसरा हमारा, इसे हम स्ट्रेस वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में स्ट्रेस वेरिएबल के नाम से दिया हुआ होता है, तो स्ट्रेस वेरिएबल के नाम से दिया हुआ होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें सिग्मा ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रेंज ऑफ स्ट्रेस, इसे हम डिनोट करते हैं आर से, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, सिंपल। तो यार हमारा एक और टर्म है स्ट्रेस रेशियो, ठीक है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, सॉरी जो रेंज ऑफ स्ट्रेस है हम उसे सिग्मा आर से डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा मिनिमम बाई सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है बच्चों से कि वो भूल जाते हैं कि स्ट्रेस रेशियो में मिनिमम ऊपर था कि मैक्सिमम नीचे था, ऊपर मिनिमम ऊपर था कि मिनिमम नीचे था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि स्ट्रेस रेशियो में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ऊपर आती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक और हमारा आखिरी रह जाता है वो है हमारा एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है। इस पे भी एक क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको एम्पलीट्यूड रेशियो भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो वो होता है सिग्मा ए बाय सिग्मा एम। आपको ये एब्रीविएशंस याद रखने पड़ेंगे। सिग्मा ए हमने डिनोट किया था स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के लिए, यानी सिग्मा मैक्स
माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा मीन यानी सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है, अगर आप इसमें सिग्मा मैक्स कॉमन निकाल लें तो सिग्मा मैक्स, आपको वैसे ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ में एक जनरलाइज रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, शायद इस पर कभी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल काफ़ी बुक्स में मेंशन रहता है ये वाला रिजल्ट, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिग्मा मिन बाय सिग्मा मैक्स, मैंने बस सिग्मा मैक्स कॉमन निकाला है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस सिग्मा मिनिमम 1 प्लस बाय सिग्मा मैक्स। ठीक है, तो सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा मैक्स आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेस रेशियो था, तो हम इसे सीधे रिप्लेस कर सकते हैं। सिग्मा मैक्स से सिग्मा मैक्स आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपका ये रिज़ल्ट आता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड A इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, वेयर आर इज स्ट्रेस रेशियो। ठीक है, तो यार इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आर मूरे टेस्ट और एसएन डायग्राम। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है वो है फटीग। ठीक है, तो यार फटीग का क्या मतलब होता है, पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस व्हेन द, या थोड़ी राइटिंग गंदी है तो मेरे वर्ड्स पर ज़्यादा जाइएगा, व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोडिंग। ठीक है, तो यार हमने जब देखा था सिंपल टेंशन, ब्रैकेट नहीं फुल स्टॉप। ठीक है, तो जब हमने सिंपल टेंशन टेस्ट देखा था तो आपने वहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली थी, और आपने उसके कहा था कि यील्ड स्ट्रेंथ के बाद उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद उसमें ब्रेकेज आ जाएगा, वो टूट जाएगा, वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। लेकिन वो जो सिंपल टेंशन टेस्ट आपने किया था उसमें सिर्फ जो लोड था वो स्टेडी था। ठीक है, स्टेडी लोड से ये मेरा मतलब है वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी मटेरियल पे लोड फ्लक्चुएट करते हैं तो उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मान लीजिए कोई माइल्ड स्टील का बार है, ठीक है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी 300 MPa, सिंपल टेंशन टेस्ट में ये 300 MPa आई, लेकिन जब हमने उसे फटीग लोडिंग में रखा 150 MPa की और वो -150 MPa तक वेरी कर रहा था बार बार, तब देखा गया कि यार वो 150 पे ही टूट गया। ठीक है, तो फटीग का ये मतलब होता है कि जब आप किसी भी मेंबर को वेरिएबल लोडिंग पर रखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसी टर्म को हम कहते हैं फटीग। यार आप इसका रियल लाइफ में भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो जैक हैमर होता है जो आपका फ्लोर तोड़ने के लिए यूज़ होता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज़ होती है कि वो बार बार अटैक करता है। अगर वो सिंगल अटैक करेगा तो हो सकता है फ्लोर का कुछ ना बिगड़े, वो बार बार अटैक करता है तो टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपका फटीग हो गया। इसके बाद हम एक और जो आपको टर्म मैं बताऊँगा वो है फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 150 MPa पे वो टूट गया। ठीक है, तो फटीग स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ऐसी फटीग स्ट्रेंथ का मतलब ये है, ये तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ आ गई सिंपल टेंशन टेस्ट में। फटीग स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जब उस पर कोई भी फ्लक्चुएटिंग लोड लगाया जाएगा, या फ्लक्चुएटिंग लोड में मेरा मतलब है कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस जब लगाया जाएगा तब उसकी स्ट्रेंथ जो निकल के आएगी उसी को हम फटीग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन तो मैं भूल ही गया, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। द स्ट्रेस एट विच द मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू
डायनामिक लोड इज फेलिंग। ठीक है, तो ये आपके फटीग स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे सर आर मूरे टेस्ट की। तो चलो यार बात करते हैं। ठीक है, आर मूरे टेस्ट की। तो सर आर मूरे ने क्या किया था, उनने एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया था सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, जिसकी सरफेस फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, सरफेस फिनिश का वर्ड क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि जब मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के करेक्शन फैक्टर्स आते हैं उनमें से एक सरफेस फिनिश है। ठीक है, तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप बस इतना दिमाग में डाल लीजिए, इस जो टेस्ट स्पेसिमेन है इसका जो सरफेस फिनिश है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उसका डायोन ने 7.5 mm लिया था। ये 7.5 mm की वैल्यू आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, याद रख जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो उनने क्या करा, आपके सामने मैं पूरा सेटअप ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो जो उनकी हमारी लोड बीयरिंग्स थी उनने उन पे वेट डाला W का। ठीक है, तो और जो इनकी सपोर्ट बीयरिंग्स थी उनने रिएक्शन लगाया W/2 का। ठीक है, तो जब उनने शाफ्ट पे लोड लगा के उसे रोटेट किया तो जो पार्ट एक टाइम पे कोई लोड उस पर एक्ट कर रहा था, हाफ रेवोल्यूशन के बाद वही लोड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, उसका अपोजिट फेस बार बार जो उसका लोड है वो चेंज होगा, तो वेट तो सेम ही है, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा। यानी बात करें तो ये जो हमारा केस आ गया वो आ गया कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का। ठीक है, तो सर आर मूरे का जो टेस्ट था वो कम्प्लीटली रिवर्स के लिए था। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी टेस्टिंग होती है, जो कि हमारी फटीग स्ट्रेंथ दी जाती है, वो कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के हिसाब से दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो टूटता है वो कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में ही टूटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड रेशियो है ए वो आता है इनफाइनाइट। ठीक है, आप इसे करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसको बता दूंगा आपको अगले वीडियो में अगर आपको दिक्कत होती है। वैसे आप इसका निकाल सकते हैं, E = आता है जब आप इसे 1-R/1+R रखेंगे। ठीक है, तो जो सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा आर जो होता है वो होता है हमारा सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसी मिनिमम की वैल्यू आप माइनस सिग्मा मैक्स रखेंगे तो ये 1+1/1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके एम्पलीट्यूड जो आएगा वो इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए हम इस रिवर्स के कम्प्लीटली रिवर्स में ही फटीग स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, और रही बात ये जो सर आर मूरे का जो टेस्ट है मैं आपको अभी एसएन कर्व बताऊंगा, ये आपका डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोड का पार्ट है, उसमें भी कम्प्लीटली रिवर्स का पार्ट है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन कम्प्लीटली रिवर्स से आएंगे आप उसे एसएन कर्व से सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये प्री रिक्वेस्ट नॉलेज दे दी है ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कम्प्लीटली रिवर्स की अब हम बात कर रहे हैं। हम पहले दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग और एक कम्प्लीटली रिवर्स। तो सबसे पहले हम कम्प्लीटली रिवर्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं आप सर आर मूरे का टेस्ट। तो आपको आर मूरे का टेस्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर उनने क्या करा, उस वैल्यूज़ को उनने वेट अप्लाई करते गए डिफरेंट वेट पे, डिफरेंट लोड पे। ठीक है, और उनने डिफरेंट इसे लोड का कुछ भी कह लीजिए, और उनने नोट की उसकी लाइफ साइकिल्स। ठीक है, कि वो कितने साइकिल कितने रोटेशंस ये बियर कर पा रहा है। यहाँ पे आप एक काउंटर लगा लें तो सही रहेगा। ठीक है, काउंटर जो कि साइकिल्स काउंट कर रहा था कि कितनी बार रोटेट कर चुका है। ठीक है, जब उन्हें जो लोड था वो SYT के इक्वल रख दिया, जो बार का SYT था उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी जो सिंपल टेंशन टेस्ट से आई हुई थी, तो वो जैसे ही उन्हें रोटेट करना स्टार्ट किया तो वो तुरंत ही टूट गया। यानी जो लाइफ साइकिल थी वो उसकी नेग्लिजिबल आ गई, मतलब स्टार्ट होते ही टूट गया। ठीक है, फिर उनने थोड़ा सा और कम किया, SYT को 0.98 SYT रखा, 0.95 SYT रखा। तो जब तक वो 0.9 SYT तक नहीं आ गए तब तक जो लाइफ साइकिल थी वो कंसीडरेबल अमाउंट में नहीं थी। ठीक है, तो हमारे जो एसएन कर्व की बिगनिंग होती है वो 0.9 SYT से इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज़ है ना, उनके बीच जो लाइफ साइकिल्स आई थी वो कंसीडरेबल अमाउंट नहीं था, बहुत ही कम अमाउंट था। और उनने जो सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा लिया था, अगर उस स्पेसिमेन का सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता तो हो सकता है कि वो भी रोटेट शुरू करते ही टूट जाती। इसलिए हम जो एसएन कर्व स्टार्ट करते हैं 0.9 SYT से करते हैं। लेट्स से इसकी आ गई 10⁻³ साइकिल तक चल गया, इतना लोड अप्लाई करने के बाद वो 10⁻³ साइकिल तक चल गया, उसके बाद टूट गया। ठीक है, फिर उनने
डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया है, 0.8 SYT, 0.5 SYT, ऐसा करता चालू हो गए। तो उनने देखा कि जैसे जैसे ये डिक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, वैसे वैसे ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेट्स से इसकी 10⁻4 साइकिल्स आ गई हैं, 10⁻5 साइकिल्स आ गई, ऐसे कर करके इसकी जो लाइफ साइकिल्स है वो इंक्रीज़ होने लगी। ठीक है, तो उसके बाद उनने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसको हम बोलते हैं SN कर्व। ठीक है, तो SN कर्व की जो हमारी बिगनिंग होती है वो देखा जाए तो 0.9 SYT से ही होती है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये जो ग्राफ होता है ये होता है log 10 बेस S वर्सेस log 10 बेस N। हमने यहाँ log का रीज़न सिर्फ एक ही है कि जो साइकिल्स होती हैं वो हमारी काफ़ी लार्ज अमाउंट में आनी स्टार्ट हो गई थी, कुछ ही उनके 0.9 SYT से थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आने लग गई थी। मान लीजिए 1 लाख साइकिल्स या 10 लाख साइकिल्स, ऐसी वैल्यूज़ आने लग गई थी। ठीक है, तो 10 लाख अगर आप एक्स एक्सिस में प्लॉट करोगे और वहीं 0.9 SYT के लिए वो वैल्यू मात्र 1000 की थी। ठीक है, तो 1000 और 1 लाख अगर आप एक एक्सिस पर प्लॉट करना चाहोगे, अगर आप मेन वैल्यू रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बहुत ही बड़ा ग्राफ बन जाएगा और उसको रीड करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए ये ग्राफ log 10 बेस और log 10 बेस S और log 10 बेस N में बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि जो साइकिल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेस गिराने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SYT की। जब उनने रखा था तो लाइफ साइकिल्स लगभग 0 ही आ गई थी। ठीक है, उनने स्टार्ट करा तो 0.9 SYT के बाद ही उनका कुछ कंसीडरेबल अमाउंट तक आया। वो साइकिल्स उनने रिकॉर्ड करी, वो आई हमारी 10⁻3 साइकिल्स, यानी अगर हम इस ग्राफ पे बात करें तो ये वैल्यू होगी 3। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जैसे जैसे उनने स्ट्रेस रिड्यूस करना स्टार्ट किया, लाइफ साइकिल्स बढ़नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ऐसे रिड्यूस होगा, ऐसे ऐसे ये जो साइकिल्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर भी देखना चाहें तो SYT के कुछ वैल्यूज़ के बाद थोड़ी सी तो आ रही थी, कंसीडर अमाउंट नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इस ग्राफ को कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको इस पार्ट को तो भूल ही जाना है। ठीक है, 0.9 SYT के ऊपर का पार्ट आप लगभग भूल ही जाइए, ये बताते भी नहीं है, कुछ ही बुक्स में है ऐसा। ठीक है, तो वो ऐसी लाइन ज्वाइन करके दिखाते हैं, लेकिन ये नॉट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कर्व नहीं है, सीधी लाइन है। ठीक है, इनका स्लोप अलग होगा, जाहिर सी बात है, बट याद रखना ये कर्व नहीं, थोड़ा कर्व बन गया है, स्ट्रेट लाइन है। एक टाइम पे आने के बाद मान लीजिए ये पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ, इसको अभी हम नाम देंगे इसका स्पेशल। इस पॉइंट पे आने के बाद, इसके बाद स्ट्रेस घटाने के बाद उनने देखा कि मैंने कितनी भी साइकिल घुमा ली यार, ये आज चीज़ टूट ही नहीं रही है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के बाद, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के बाद वो इनफाइनाइट साइकिल्स झेल रहा है। ठीक है, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट सर RR मूरे ने इनफाइनाइट की एक डेफिनेशन दी। ठीक है, सिर्फ इन द केस ऑफ मशीन डिज़ाइन, वैसे मशीन इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उनने कहा कि जब ये 10⁻6 साइकिल्स, ठीक है, उनने कहा 10⁻6 साइकिल, यानी इस ग्राफ पे 6, उनने कहा कि जब ये वैल्यू 10⁻6 साइकिल्स के क्रॉस हो जाएगी तब हम मानेंगे कि वो इनफाइनाइट लाइफ जी सकेगा, वो मशीन मेंबर। ठीक है, तो इसके बाद हम मानते हैं कि वो इनफाइनाइट लाइफ जी रहा है। और उन्होंने ये चीज़ इसलिए कही क्योंकि वो मानते थे कि 10⁻6 साइकिल इतनी ज़्यादा साइकिल्स हैं कि हम कोई भी घर पर मशीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो 10⁻6 साइकिल के बाद वो चीज़ बची भी है तो हम उसे चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कोई मेटल कटिंग का आप टूल कर रहे हैं तो आपकी इतनी साइकिल के बाद आप टूल खुद ही बदल देते हैं, चाहे वो टूटा ना हो। उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं कि ख़राब हो गया, रस्ट वगैरह लग गई, लेकिन उनने कहा कि इतने साइकिल्स के बाद हम जनरली चेंज कर देते हैं, यानी उनने 10⁻6 साइकिल के बाद मान लिया कि वो इनफाइनाइट लाइफ जिएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, बट फिर भी हम उसे 10⁻6 साइकिल्स के बाद हम मानते हैं कि वो इनफाइनाइट लाइफ आ गया। ठीक है, इसी ग्राफ में कुछ हम टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं। तो इस स्ट्रेंथ को जो स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बताया था ये होता है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। इसे हम एंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं, बहुत चीज़ों से बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है एंड्योरेंस स्ट्रेस भी बोलते हैं, सिग्मा ई की जो वैल्यू होता है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके करेक्शन फैक्टर्स और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको एक ही साथ करा दूँ। ठीक है, तो ये जो इसका ब्रीफ डिस्कशन है मैं आपको अगले लेक्चर में करूँगा। फिलहाल हम इसी डायग्राम पे और बात करते हैं। ठीक है, सर RR मूरे ने ये जो लाइन थी यहाँ तक 10⁻3 साइकिल तक, इसको बोला लो साइकिल फटीग। लो साइकिल फटीग इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत ही कम साइकिल्स पे टूट रहा था। ठीक है, इसके बाद वाली सारी वैल्यूज़ को उन्होंने बोला हाई साइकिल फटीग। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो इसे हम बोलते हैं
फाइनाइट लाइफ रीजन, यहाँ तक उसकी फाइनाइट लाइफ रीजन है। इसके मतलब इस रीजन के अंदर वो मशीन मेंबर टूटे जा रहा था। ये हमारा इनफाइनाइट लाइफ रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट लाइफ होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एसएन कर्व पूरा होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलो यार, मैं बता रहा था कि आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो फाइनाइट लाइफ है, ठीक है। बात कर रहा हूँ मैं डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग इन रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। यार मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग की बात अलग से करेंगे। जब भी आपको ये मेंशन है कि कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन है, तो आपके पास दो कंडीशंस होंगी, या तो वो फाइनाइट लाइफ का होगा या इनफाइनाइट लाइफ का होगा, ठीक है। फाइनाइट लाइफ का अगर वो है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसएन कर्व। दिमाग में बैठा लीजिए, फाइनाइट लाइफ का क्वेश्चन है तो आप एसएन कर्व से सॉल्व करेंगे। अगर वो उसकी लाइफ इनफाइनाइट है तो आप एक चीज़ लगाएंगे, सिग्मा ए इज़ लेस देन इक्वल टू सिग्मा ई बाय एफ ओ एस, या ऐसे आप लिख सकते हैं सिग्मा ए इज इक्वल्स टू एस ई बाय एफ ओ एस। यहाँ पे एस ई जो है हमारा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है। टेंशन मत लीजिए, अगली क्लास में दोबारा से बताऊँगा ये मैं, ठीक है। फिलहाल मैंने नॉलेज के लिए बता दिया ताकि आप नोट्स में इसे लिख लें एक बार को। और सिग्मा ए हमारा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो सिग्मा ए अगर इस एस ई बाय एफ ओ एस से के इक्वल रख देंगे तो आपको फिर अपना डिज़ाइन मिल जाएगा। और वैसे इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। फाइनाइट लाइफ एसएन कर्व की बात करते हैं। हमने सिर्फ एसएन कर्व पढ़ा है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में भी बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। इनफाइनाइट लाइफ की पहले फाइनाइट लाइफ की बात करते हैं अंडर कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, ठीक है। ये कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का डायग्राम आया एसएन मुड़े का। लेट से वो आपको कोई वैल्यू दे देगा स्ट्रेस की, ठीक है। फिर उस पर कहेगा कि नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड कर दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप मान लेंगे, आप ये डायग्राम पहले बना लीजिए, मैं इस डायग्राम की धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप मान लेंगे कि आपकी एक्सेस यहाँ है, ठीक है। 3 का 0 मत कर देना, ठीक है। 3 को 3 रहने देना, 6 को 6 ही रहने देना। आप इसकी वैल्यू 3 ले लें, बस आपकी ईजी होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे एक्सेस को यहाँ शिफ्ट कर दें। क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर आप एक्सेस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपका इतना पार्ट मान लीजिए कवर हो गया है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ अब बहुत साफ साफ दिख रही होगी, वो है ये ट्राइंगल, ठीक है। आप इस ट्राइंगल को आराम से देख पा रहे थे, जो कि यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे आपको ट्राइंगल मानने के चलिए ये दे रखा था, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे साइकिल्स निकालनी थी, वो देगा आपको वैल्यू की कौन सी स्ट्रेस पे निकालनी है। तो जब आप इसको अंदर ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसी की करस्पॉन्डिंग एक नंबर ऑफ साइकिल आएगी, तो आपके पास एक और ट्राइंगल आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको देता है या नहीं देता है, देता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि 0.9 SYT पे उसकी वैल्यू 3 आती है, ठीक है। और आपको ये वैल्यूज़ 3 और 6 वाली याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो जो भी आपको पूछा हो आप इसका रेशियो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करके निकाल सकते हैं, या आप किसी और दो साइड का रेशियो निकाल के कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ट्राइंगल सिमिलैरिटी से बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई शायद, तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। इनफाइनाइट लाइफ के लिए आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वैसे तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको दे रखी होगी, आप ऐसी धुआंधाड़ आराम से फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का मतलब और उसके करेक्शन फैक्टर्स बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।